नारद संचार आर्थिक समाचार में एक बार फिर हमारे सभी दर्शकों का स्वागत है। आज एक बार फिर हम बजट के बारे में चर्चा करेंगे। नरेंद्र मोदी सरकार के लगातार तीसरी बार सत्ता में आने के बाद उनका ये पहला बजट पेश होने जा रहा है। 22 तारीख से संसद का बजट सत्र शुरू होने जा रहा है। 22 तारीख को आर्थिक सर्वेक्षण सदन में रखा जाएगा और 23 तारीख को बजट पेश होगा। तो आज बजट पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी के प्रोफेसर NR भानुमूर्ति जी। इससे पहले भानुमूर्ति जी बेंगलुरु स्थित BR अम्बेडकर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के कुलपति भी रह चुके हैं। भानुमूर्ति जी, हमारे इस एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं नारद संचार की तरफ से आपको नमस्कार करता हूं। नमस्कार जी, नमस्कार। तो आज हम बजट के बारे में चर्चा करते हैं। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट। क्या लगता है आपको बजट के बारे में? जो अंतरिम बजट आया था उसी के आसपास जो बजट का साइज है, जो बजट का आकार है, उसी के आसपास रहेगा या ये बजट मोदी सरकार नए रूप में सबके सामने रखेगी? क्या लगता है आपको? मेरा ख्याल से दिस विल बी अ कंटिन्यूएशन ऑफ द इंटरिम बजट। इंटरिम बजट ने 4 महीने के लिए तो प्रेजेंट किया है और अभी अगले हफ्ते पहले बजट नया गवर्नमेंट में प्रेजेंट कर रहा है, वो तो सिर्फ 8 महीने के लिए है। सो इन दैट सेंस मैं मानता हूँ कि वो कंटिन्यूटी होगा। बहुत सारा नंबर्स कंटिन्यूटी होगा कंपेयर टू द इंटरिम बजट। और बजट में कुछ पॉलिसी रोड मैप भी ले करने का संभावना है। पर्टिकुलरली अभी पिछले हफ्ते प्रधानमंत्री जी ने नीति आयोग से डिस्कशन हुआ था, पर्टिकुलरली विकसित भारत के बारे में। 2047 में हमारा इंडियन इकोनॉमी को कैसा 2047 तक ले जाएंगे, उसके बारे में थोड़ा पॉलिसी इश्यूज भी हो सकता है ये बजट में। Overall, I think it's going to be continuity with the interim budget, but I think some policy changes, structural policy changes, may be presented as part of the budget document. Even in the economic survey, also there could be some reform suggestions might be coming in the economic survey, which will be presented one day before the budget. जी जी। जैसा कि इस समय सरकार का जो फाइनेंस की पोजीशन है, सरकार का जो रेवेन्यू आना था, सरकार के पास जो पैसा आना था, तो जो पिछले एस्टिमेट थे, जो अनुमान थे, उनसे बेहतर ये बताया जा रहा है कि लास्ट ईयर सरकार को पैसा जो उसका जितना अनुमान था, जितना एस्टिमेट था, उससे बेटर रहा है। और रिजर्व बैंक ने भी सरकार को डिविडेंड के तौर पर अच्छी रकम 2 लाख से ज्यादा पैसा दिया है। तो फाइनेंस के हिसाब से गवर्नमेंट का जो खजाना है वो इस समय अच्छा भरा हुआ है। तो इसको देखते हुए क्या हमें ये मान सकते हैं हम कि सरकार जो डायरेक्ट टैक्सेस में जो इनकम टैक्स के स्लैब है, जो इनकम टैक्स में अभी जो एक नया अल्टरनेट सरकार ने पेश किया है, उसमें कुछ चेंजेस कर सकती है क्या? कुछ और एक तरह से छूट जो है मध्यम वर्ग को दी जा सकती है? नहीं, मेरे ख्याल से लास्ट 3 इयर्स फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी वो रेवेन्यू प्रोजेक्शन के बारे में तो थोड़ा कंजर्वेट रही थी, इसलिए आपका फाइनल नंबर्स थोड़ा ज्यादा है कंपेयर टू द रेवेन्यू प्रोजेक्शंस। 2 चीज हुआ है उसमें, एक रेवेन्यू बॉयंसी बढ़ा है बोथ ऑन द टैक्सेस एज वेल एज द नॉन टैक्सेस। इसकी वजह से हमारा रेवेन्यूज बजट के हिसाब से बढ़ गया है। और RBI का डिविडेंड तो कंप्लीटली सरप्राइज हो गया है। कोई अनुमान नहीं किया कि 2.1 लाख करोड़ आ सकता है करके। और ये साल भी RBI डिविडेंड इसी लेवल तक आने का संभावना भी है। फिर बट माय फीलिंग इज दैट I don't think finance minister should tinker with the income tax slabs.
अच्छा। अभी भी हमारा टैक्स जीडीपी रेशियो देखा तो बहुत कम है कंपेयर टू एडवांस कंट्रीज. वी स्टिल हैव टू इम्प्रूव आवर टैक्स जीडीपी रेशियो. मेरे ख्याल से टैक्स में अभी थोड़ा स्टेबिलिटी हो गया है. अभी नया हम्म। टैक्स रिजिम भी, बहुत सारे लोग नया टैक्स में, इनकम टैक्स में शिफ्ट हो रहा है. सो इसलिए आई डोंट थिंक शी शुड डिस्टर्ब द स्टेबिलिटी ऑफ द इनकम टैक्स रिजिम. दोनों में, हम्म। कॉर्पोरेट में भी हो और पर्सनल इनकम टैक्स में भी हो. और वो भी कुछ भी छूट दे रहा है तो सबको नहीं मिलेगा. कम से ओनली अबाउट 6 to 7% ऑफ पॉपुलेशन इनकम टैक्स पे करता है. उसमें भी इनकम मतलब इनकम टैक्स फाइलिंग, रिटर्न रिटर्न फाइलिंग करता है. उसमें भी 4-5% ही एक्चुअली इनकम टैक्स पेमेंट होता है. बहुत सारा लोग को जीरो इनकम टैक्स में भी होता है. सो आई जी। थिंक शी शुड नॉट डिस्टर्ब द इनकम टैक्स स्लैब्स. रादर मेरे ख्याल से जीएसटी के ऊपर थोड़ा ध्यान दे सकता है. अभी जीएसटी का नंबर्स भी बढ़ रहा है. मेरे ख्याल से हम्म। जीएसटी, more GST revenue, in my view, it will have a negative impact on GDP growth. So that is not part of the budget, but I think she should not direct tax के ऊपर ज्यादा changes नहीं आना है करके मेरा मानना है. ओके। अभी जैसे कि अभी जो सरकार है वो गठबंधन की सरकार है। सरकार की मतलब जो अपनी अपने बल पे पूर्ण मेजोरिटी नहीं है, उसको सहयोगियों का सहारा लेना पड़ा है। खास तौर से तेलुगु देशम पार्टी है और यूनाइटेड जनता दल यूनाइटेड है बिहार के, ये बड़े उनके जो है भागीदार हैं। और इन दोनों को सरकार से, बजट से अपनी अपनी कुछ ना कुछ उम्मीदें हैं, अपेक्षाएं हैं। जैसे बिहार वाले कहते हैं हमको स्पेशल स्टेटस चाहिए, स्पेशल स्टेटस नहीं तो कोई स्पेशल पैकेज दे दीजिए। आंध्र प्रदेश में वो कहते हैं कि पिछले 5 साल में स्टेट में कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ, हमको डेवलपमेंट के लिए पैसा चाहिए। तो इस मोर्चे पर क्या कदम उठा सकती है सरकार? आपको एज एन इकोनॉमिक एक्सपर्ट आप क्या समझते हैं, कुछ कदम उठा सकती है? सी, बिहार और आंध्र प्रदेश का दो अलग स्टेट है. रिक्वायरमेंट भी बहुत अलग है. बिहार को तो जी। बहुत सारा ट्रांसफर्स भी जाता है अंडर द फाइनेंस कमीशन, क्योंकि वो डिस्टेंस फार्मूला है या पॉपुलेशन हिसाब से. मोस्ट ऑफ द प्रोग्राम्स आई थिंक बिहार एंड यूपी गेट ए लॉट ऑफ resources, though under both finance commission as well as other grants from the central government. Uh, in that sense, आंध्र प्रदेश, वो दोनों में उसको एडवांटेज नहीं है. या डिस्टेंस फार्मूला हो या पॉपुलेशन में हो. पॉपुलेशन में तो दे सक्सीडेड इन रिड्यूसिंग द पॉपुलेशन ग्रोथ, एंड डिस्टेंस फार्मूला बोलता है तो वो जीएसडीपी ग्रोथ है. आंध्र प्रदेश हैज बीन डूइंग एक्सट्रीमली वेल. सो इसी में ये दोनों तरफ से आंध्र प्रदेश को बेनिफिट नहीं होता है सेंट्रल गवर्नमेंट से. आई थिंक मोर देन एनीथिंग, अभी आंध्र प्रदेश नया स्टेट है, अभी 10 साल हो गया है, एंड इट इज नॉट गुड फॉर द फेडरलिस्ट, इंडिया फेडरलिज्म. एक स्टेट को कैपिटल सिटी अभी तक नहीं, 10 साल हो गया है वो. इन दैट सेंस सेंट्रल गवर्नमेंट may have to do something for providing support to build the capital city. और ये तो प्रॉमिस तो किया है. आई थिंक अंडर द आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट प्रॉमिस दैट दे विल सपोर्ट building the capital city for the new state of Andhra Pradesh. So in that sense, whether it is through budget or outside the budget, I think they have every right to request the central government to fund the capital city building. मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि आंध्र प्रदेश को तो मिलना चाहिए, क्योंकि उसे दूसरी तरह के बेनिफिट जो है वो उपलब्ध नहीं है। और बिहार को भी सरकार जो है किसी न किसी तरह मदद दे सकती है, कर सकती है। हालांकि उनको पॉपुलेशन के हिसाब से, जनसंख्या के लिहाज से पहले ही कई तरह के लाभ उनको मिल रहे हैं। अब एक छोटा सा सवाल आखिरी में ये कहता हूँ कि सब लोग ये कहते हैं कि बजट से हमें ये रियायत मिलनी चाहिए, ये छूट मिलनी चाहिए, और हमको जो नौकरी पेशा है वो कहना हमारा टैक्स कम होना चाहिए। कंपनी कहते हैं अगर टैक्स कम होगा तो ज्यादा सरकार को मिलेगा। लेकिन सरकार के पास रिसोर्सेज और लेने के लिए कि सरकार रेवेन्यू अपना बढ़ा सके, कहाँ कोई ऑप्शन है सरकार के सामने, कोई विकल्प है कि कहाँ कहाँ सरकार
नया रेवेन्यू वहां से जुटा पाए? कोई एक दो उदाहरण आप अगर दे पाए तो। नहीं नहीं, ये दो चीजें बहुत दिन से हम डिस्कस कर रहे हैं इसके बारे में, पर्टिकुलरली जी। नॉन टैक्स रेवेन्यू का साइड पे। एक तो डिसइन्वेस्टमेंट के बारे में बहुत साल से हम डिस्कस कर रहा है, और दूसरा हम्म। है कि पिछले पिछले गवर्नमेंट में फाइनेंस मिनिस्टर ने एक नेशनल असेट मोनेटाइजेशन पॉलिसी भी लेके आया। ये दोनों हम्म। पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी है, मगर ज्यादा उसमें प्रोग्रेस नहीं हुआ है। आई थिंक द नेशनल मोनेटाइजेशन हम्म। वो प्रोग्राम कम से कम अभी शुरू करके मे बी वी कैन सेल सम ऑफ द assets that the government has to get more resources। और डिसइन्वेस्टमेंट में बारे में भी बहुत है। अभी आपको भी मालूम है कि बहुत सारा डिसइन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स अभी इज नॉट स्टार्टेड अभी तक। आई मीन देयर इज नॉट मच ऑफ हैपनिंग इन द डिसइन्वेस्टमेंट। ये दोनों हम्म। एरिया में आई थिंक वी कैन certainly raise more resources। अभी हम्म। एक फंड बैंक ऑल्सो हैज गिवन ए रिपोर्ट। आप पब्लिक सेक्टर बैंक्स में आपका शेयर 51% को लेके आए तो यू विल गेट वेरी ह्यूज अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज फॉर for spending on other activities। So stack sale, disinvestment and asset monetization, ये तीन एरिया में आई थिंक वी स्टिल हैव टू डू अ लॉट मोर वर्क टू जनरेट मोर रिसोर्सेस। ये बहुत आपने बहुत अच्छी चीजें जो है सामने रखी है। विनिवेश का मुद्दा तो करीब करीब पिछले कुछ साल से ठंडा पड़ा हुआ है एकदम। सरकार ने उसमें कोई कदम आगे नहीं बढ़ाया है। और नेशनल एसेट मोनेटाइजेशन आपने बताया, वहां से भी सरकार रिसोर्सेज जो है और जुटा सकती है। सार्वजनिक क्षेत्र के जितने भी बैंक हैं उनमें सरकार की जहां भी हिस्सेदारी 50-55 से ज्यादा है, वहां सरकार के समक्ष। और इस समय हमारा शेयर बाजार भी लगातार नए रिकॉर्ड बना रहा है। वहां भी जो पब्लिक सेक्टर के बैंक हैं, पब्लिक सेक्टर की कंपनियां हैं, उनका मार्केट कैपिटलाइजेशन काफी बड़ा है। तो ये आपने बढ़ रहा बहुत है। अच्छा एक तरह से सुझाव सामने रखा है। तो फिलहाल हम अपनी इस एपिसोड को यही समाप्त करते हैं। आपसे काफी अच्छी चर्चा हुई है, और बजट के बाद फिर एक बार हम आपसे मुलाकात करने का प्रयास करेंगे। आप उम्मीद है आप हमें समय देंगे, तब भी बजट पर चर्चा होगी। फिलहाल इस एपिसोड को यही समाप्त करते हैं। आपको बहुत बहुत नमस्कार। थैंक यू, थैंक यू।